9 नवंबर और देशभक्तिपन अपनी राजनीतिक चेतना और अपनी गहन शैली के कारण काफ़ी चर्चित हुए हैं पिछले दिनों उपन्यास प्रेमी जनों के बीच। और आप सभी मित्रों, युवा मित्रों, जाहिर है ये गोया कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि यह सम्मान पाकर बहुत मैं अपने को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है तो गिर जाएगा, बेकार है, ले जाओ। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह सम्मान नागार्जुन के नाम से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम सब बाबा ही कहा करते थे। और जब हम बाबा कहा करते थे तो हम केवल उसी अर्थ में बाबा नहीं कहते थे जिस अर्थ में कि दुनिया कहते थे। हम सचमुच जैसे कि उनके पोते होते थे, दुलरुआ होते, और वे हमारी ठुड्डी पकड़कर ऐसी ऐसी बातें करते थे जो कि सचमुच छोटे बच्चों से भी की जा सकती है, या छोटे बच्चों से ही की जा सकती है। हम उनके दुलार के आलम्बन थे अपने छात्र जीवन में उन दिनों में। मेरा एक संग्रह आया प्रतिनिधि कविताओं का, कवि ने कहा, तो उसका समर्पण मैंने किया है। उसमें कहा है कि आधुनिक कविता की बृहत त्रयी निराला, मुक्तिबोध, नागार्जुन, जो कि इस निगुरा के गुरु हैं, को समझते। तो हूँ तो मैं निगुरा, उस अर्थ में तो कोई मेरा गुरु नहीं है, लेकिन इस निगुरा के जो गुरुओं की एक जो त्रयी मैंने उसमें कही है, उसे मैंने आधुनिक हिंदी कविता की बृहत त्रयी कहा है। आपको याद होगा, आप सब अधिकतर आप में हिंदी के विद्यार्थी, कि प्रगतिशील कविता की या प्रगतिवादी कविता की बृहत त्रयी यह शब्द एक चला करता था, जिसमें कि नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल का नाम लिया जाता था। मैंने कहा है आधुनिक कविता की बृहत त्रयी निराला, मुक्तिबोध और नागार्जुन। ये क्यों कहा है मैंने? मुझे याद आता है दिनमान उन दिनों निकला करता था, बहुत ही लोकप्रिय पत्र होता था, साप्ताहिक पत्र होता था, अपने समय से मुखातिब पत्र था बहुत। उसमें एक चर्चे और चरखे का एक स्तंभ आता था जिसे सर्वश्रेष्ठ सत्यना लिखा करते थे, स्वयं कवि थे। उसमें एक टीप एक बार उन्होंने लिखी थी, उसमें ये कहा था कि जिस तरह शमशेर के लिए एक शमशेरियत शब्द आया, शमशेर की विशिष्ट कवि प्रतिभा को द्योतित करने के लिए, शमशेर की विशिष्ट काव्य संरचना को परिभाषित करने के लिए उनकी एक अलग किस्म की लयकारी है उनकी कविता में, एक अलग किस्म की जो कल्पनाशीलता भी है, उन सबको समेटने की एक चेष्टा में शमशेरियत शब्द आया। तो उस तरह क्या नागार्जुनियत या नागार्जुनत्व ऐसा कुछ शब्द नहीं बनाया जाना चाहिए? ये एक सवाल केवल छोड़ा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हिंदी जगत में इसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि अगर नागार्जुनियत या नागार्जुनत्व जैसा कोई शब्द गढ़ा जाता तो ये कतई मंजूर नहीं होता। नागार्जुन उस तरह की किसी विशिष्टता के न आकांक्षित थे और नहीं इस तरह के किसी प्रयत्न में संलग्न थे। वे जो एक सामान्य जन के जितना वो करीब थे, वो उतने ही करीब एक पृथ्वी की सहजता के थे। अगर आप देखें तो जो उनका जो पूरा जो लेखन है, काव्य लेखन की बात मैं वही कर रहा हूँ विशेषकर, उसमें एक और तो मिथिलांचल मिलता है। जाहिर है कि वो मैथिली के भी कवि थे। यात्री के नाम से लिखी गई उनकी
जो मैथिली कविताओं की किताब है कटरही नगरगाछ, उसी पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। और मैथिली भाषा से उन्होंने, उनकी हिंदी में अपनी प्राणोर्जा ली थी। ठीक उसी तरह से जैसे कि आगे भी हमने देखा है कि भोजपुरी से अपनी प्राणोर्जा लेने वाले हिंदी कवियों को, जिनमें कि केदारनाथ सिंह जैसे कवि भी शामिल हैं हाल के दिनों के, अवधि से अपनी प्राणोर्जा लेने वाले कवियों को, जिनमें कि स्वयं निराला शामिल है। तो नागार्जुन की कविता जो मिथिलांचल की स्थानिकता मिलती है, ठीक वैसी ही स्थानिकता नागार्जुन की पहाड़ संबंधी कविताओं में मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अपनी स्थानीयता से आबद्ध कवि है तो यह भी जानिए कि वह जहाँ भी होगा वहाँ की स्थानीयता से आबद्ध होगा। वह जहाँ भी रहेगा अपने पैरों से जमीन की खबर हासिल करता रहेगा। वह केवल आंखों से ही नहीं देखेगा, अपनी पूरी त्वचा से ग्रहण करेगा, रोम रंध्रों तक से ग्रहण करेगा अपने पूरे परिवेश। इसीलिए जैसे कि अभी कवि मित्र हमारे प्रकाश शुक्ल गाजीपुर में थे, तो गाजीपुर की स्थानीयता की कविताएं लिखते थे। बनारस आए हैं तो बनारस की स्थानीयता की कविताएं उपज रही हैं। अब ऐसे में मेरे कवि मित्र राजेश जोशी ने एक बार ये सवाल उठाया अपनी एक टिप्पणी में कि ज्ञानेंद्रपति की कविता दूसरी नागरिकता की कविता है। जो गंगा तक आया तो उसके बाद ये टीप लिखी उन्होंने, दूसरी नागरिकता। यानी मैं पहले पटने में रहता था, पटने की नागरिकता की कविताएं आपको बिरसाट में मिल जाएंगी, बहुत प्रसंग ऐसे मिलेंगे तिथियों के साथ जो कि अंकित हैं उस संग्रह की कविताओं में। उसमें 18 मार्च 1974 जैसी कविता मिलेगी जिस दिन की संपूर्ण क्रांति आंदोलन का बीज वपन हुआ था, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था, एक छात्र की मृत्यु हुई थी और उसके बाद आंदोलन उग्र हो गया था। आंदोलन खड़ा तो हो चुका था लेकिन उसके बाद से वो गति पकड़ बैठा था। तो जब मैं बनारस आया, बनारस में जब रहना शुरू किया तो स्वाभाविक था कि बनारस की नागरिकता को अर्जित करने के लिए मुझे अपने पाँवों से इस बनारस की धरती को धामना था और अपना अवलोकन करना था। यहाँ का अगर मैं अन्न जल ग्रहण कर रहा था बनारस से कोई भले कोई आर्थिक वसूली मैंने कभी नहीं की, अपने आर्थिक उपार्जन के लिए बनारस में नहीं हूँ, लेकिन आर्थिक उपार्जन के लिए अर्थपूर्ण कल ये जीवन को हासिल किया मैंने यहाँ घूमते भटकते हुए यहाँ की गलियों में। और तो यह कहूँ मैं कि कवि की पहली नागरिकता पृथ्वी की नागरिकता होती है, धरती की नागरिकता होती है। किसी भी और प्राणी की तरह कभी भी वो मनुष्य ही तो है, और वो मनुष्य हो या कोई चींटी हो या कोई लकड़बग्घा हो, वो पृथ्वी का नागरिक है पहले, सबसे पहले। और इसीलिए मेरी कविता जो है एक, यह पृथ्वी क्या केवल तुम्हारी है, उसमें उन चींटियों की ओर से ये सवाल उठाया गया है, बल्कि चींटियों को छोड़िए, उसमें उस जमीन के अंदर जगी हुई मूली की ओर से ये सवाल उठाया गया है कि क्या इस पृथ्वी पर कोई भी फैसला लेने से पहले, यानी कि परमाणु बमों के हिंसक प्रयोग करने से पहले मान लीजिए, या कुछ और भी, या कि जो अतिशय जो दोहन किया जा रहा है खनिज संपदा का पृथ्वी के, उस पर कोई फैसला लेने से पहले क्या इनसे नहीं पूछ लिया जाना चाहिए कि इनकी राय क्या है। तो मित्रों यही एक बात है। मैं यही महसूस करता हूँ कि बनारस में रहते हुए विशेषकर यहाँ PHU में भी अनेक बार काव्य पाठ करने का अवसर मुझे मिला है। गंगा के किनारे
कई गोष्ठियों में काव्य पाठ करने का अवसर मिला है, वर्मा के किनारे भी जनता के बीच काव्य पाठ करने का अवसर मुझे मिला है। और मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि जो हमारा जो शोभा है, जो पाठक भले न हो पाया हो हमारी कविता का, लेकिन जब वो उपस्थित होता है सामने तो किस तरह से वो ग्रहण करता है कविता के मर्म। तो कविता के मर्म ही मुझे मिले हैं हम बनारस में, आप लोगों के बीच भी, छात्रों के बीच भी और अन्यत्र भी। तभी मैं आगे चलता चला गया हूँ, क्योंकि अगर वह समूह ना होता, वह जनपक्ष ना होता जो मुझे शरण देता, समर्थन देता, तो मेरी कविता भी शायद आगे नहीं बढ़ सकती थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अकेला कभी कटघरा होता है, ये धुमिल ने कहा था, धुमिल होती है। तो मित्रों, ये मैं कहूँ कि नागार्जुन के नाम से जुड़ा हुआ यह सम्मान पत्र मैं विशेष कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूँ। और जाहिर है कि इसके साथ एक खास तरह का एक दायित्व बोध भी उपजता है। और अभी की परिस्थितियों में, जो भारतीय परिस्थितियाँ हैं, इनमें आप केवल मैं एक कविता का उदाहरण दूंगा नागार्जुन की, क्योंकि उसके बिना नागार्जुन को समझना भी मुश्किल होगा। वो एक कविता है नागार्जुन की, तुम्हारी खोपड़ी क्या। ये कविता 1983 में लिखी गई कविता है। और ये कविता कोई मिथिला की जमीन की कविता नहीं है, या कि पर्वतांचल की जमीन की कविता नहीं है, यह मेरठ की जमीन की कविता है। 1983 में मेरठ गए थे नागार्जुन, और वहाँ पर स्टेशन पर लगभग उतरते ही उनकी भेंट होती है एक रिक्शा चालक से। रिक्शा चालक एक अपना रिक्शा ले आता है, कहता है कि बाबा जी कहाँ चलिएगा, पहुँचा दूँ। वो तिलक लगाए हुए हैं, चंदन का पीला तिलक लगाए हुए हैं, उसने जोगिया रंग का कुर्ता पहन रखा है और गले में रुद्राक्ष की माला है। तो वो उस पर बैठे बैठे कोई होते हैं कि बगल में आकर कोई कान में इनके कह जाता है कि बाबा जी हरगिज न बैठिएगा उस पर, वह तो मुसलमान है। तो उनके साथ जो युवक है, जो जाहिर है कि उनका स्वागत करने वहाँ पहुँचा हुआ है, वो कहता है कि बाबा जी हम इसी को लेते हैं, इसी रिक्शे को। फिर तो बैठते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मेरठ कॉलेज के हॉस्टल चलो। वो वहाँ पहुँचाता है उन्हें, और वो सुन चुका है कि ये बातें कही गई है उसके बारे में। वो बताता है, खोल कर रखता है अपनी बात। वो बताता है कि वो कल्लू है, कलीलुद्दीन नाले के करीब उसका घर है, और अब तो मुझको एक गुण मिल गया है कि अब तो अगली बार तो हम कुछ और भी मानक बनाए हुए होंगे, इससे कुछ 5-10 रुपये की कमाई बढ़ जाती है इस तरह के माने से। ये कविता है इसमें, लेकिन जो उसका आखिरी हिस्सा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के समय के लिए विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है, या प्रासंगिक है। तो ठीक उसी समय ये नागार्जुन अपने उसको कह रहे होते हैं कि भाई कभी कभी तुम हमको भी बुलाना अपने नाले के करीब के मकान पर, तुम्हारे अब्बा जान के साथ बैठकर चाय पीऊंगा, तुम्हारे बच्चे मेरी दाढ़ी खींचेंगे, कभी बुलाना अपने यहाँ। तो तभी यही अंतिम हिस्सा है कि तभी एक गुस्सैल आवाज सुनाई पड़ती है कवि के अपने मन के भीतर से कि रे बूढ़े तुझे मरना है क्या, तू मेरठ आया ही क्यों। अब ये जो गुस्सैल आवाज जो कवि के भीतर से उठती है कि रे बूढ़े तुझे मरना है क्या, तो क्यों मेरठ आया, यही आवाज आज हर भारतीय के मन में, जो कि जिस तरह का वैमनस्य बढ़ाया जा रहा है पूरे भारतीय समाज में, उसके भीतर उठ रही है। बाबा ने इस तथ्य को कितना पहले महसूस कर लिया था 1983 में। यह कविता आज के समय के भारत पर जितना चरितार्थ होती है, उतना शायद उस समय तो नागार्जुन की तरह का ही कवि इसको महसूस कर सकता था। आज तो इस कविता को महसूस कर सकने के लिए अपनी रगों में किसी नागार्जुन की जरूरत नहीं है। आज तो कोई भी इसे महसूस कर सकता है, आज का भारतीय नागरिक। तो यह आधुनिक स्वर है
जो जो अंत में जो स्वर उभरता है नागार्जुन की कविता में कि वह मानी वो केवल वो अविधा का भी उल्लंघन है। अविधा तक तो यहाँ तक तो है अविधा, जहाँ तक कि ये सारा व्यापार चलता है, क्रिया व्यापार चलता है कि वो कल्लू है और वो कभी बुलाए उनको अपने घर ले जाए, लेकिन जहाँ वो गुस्सैल आवाज़ कवि के अपने भीतर से उठती है, कवि को ही संबोधित करती हुई और उसको बरसती हुई कि तुम मारे जाओगे, तो यह एक इसी को कहता हूँ मैं कि इसीलिए मैंने कहा कि आधुनिक कविता की भेद से नागार्जुन की कविता में जो आधुनिकता का पक्ष है इसको नहीं समझा गया है और केवल प्रगतिवादी कविता के दायरे में रखकर ही समझने की चेष्टा की गई है या प्रकृति पर कविताओं के कवि के रूप में ही समझने की चेष्टा की गई है। तो अभी नागार्जुन को ठीक से समझा जाना शेष है। हम लोग तो खैर नवागत ही हैं अभी है, हालांकि उस उम्र में पहुंच चुके हैं जिस उम्र में कितनी बार बाबा ने अपने को बनमानुष कहा है और क्या क्या नहीं कहा है। वे तो आत्मोपहास के भी कवि हैं अपनी तरह से। वो ये ताकत उनके पास थी कि वो आत्मोपहास भी कर सके, अपने साथ भी मजाक कर सके। वो मजाक केवल दूसरों के साथ ही नहीं करते हैं, नागार्जुन अपने साथ भी करते हैं। तो मित्रों, मैंने जैसा कहा कि नागार्जुन के नाम से जुड़ा हुआ यह सम्मान एक तरह से जनपक्षधर कविता की धारा को रेखांकित करने वाला सम्मान है और अभी तक जिन कवियों को ये दिया गया है इसके पहले भी, उससे यह धारा ही रेखांकित हो रही है। और अगर इस धारा में मुझे भी शामिल माना जाता है और यह महसूस किया जाता है सभी पाठकों के द्वारा या कविता के भावकों के द्वारा कि इस धारा को थोड़ा सा भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, यही मेरी कृतार्थता है मेरे कविताओं की। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और आप जो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ढेर सारे अनुपस्थित हैं, उनके प्राण प्रतिनिधि हैं और आप सबको नमस्कार निवेदित करता हुआ मैं